सब लोग थिएटर में भी सक्सेसफुल नहीं होते, तो उनका फ्यूचर क्या होता है फिर? समाज क्योंकि भूल भुलैया में रहता है तो समाज फिर उसी को बुलाता है जिसको पर्दे में देख लिया। इज इट अ वायबल प्रोफेशन? ऑफ कोर्स। व्हाट डू यू थिंक ऑफ शाहरुख खान एज एन एक्टर? इज अ ब्रिलियंट एक्टर। रंगमंच जो चला आ रहा है हमारे महाभारत के टाइम से, तो आपको लगता है कि ये आगे कई हजारों साल तक चलता रहेगा? बिल्कुल, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो चलेगा, आगे मुझे नहीं पता। अरे बाबूंकर अच्छी मोटर गाड़ी, चाकर बाकर धाड़ी की धाड़ी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि सिनेमा के कुछ बेहतरीन नेचुरल एक्टर्स के नाम बताइए, तो आप संभवतः कहेंगे नसीरुद्दीन शाह, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, पंकज कपूर, रत्ना पाठक, राजपाल यादव, मीता वशिष्ठ, ओम पुरी आदि। आपको ये भी मालूम होगा कि ये सभी शानदार कलाकार थिएटर से उभरे हैं, स्टेज की देन है। एक और बात इन लोगों में कॉमन है, ये सभी नई दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ग्रेजुएट्स रहे हैं। एनएसडी दुनिया का जाना माना थिएटर स्कूल है। यहाँ नाट्य शास्त्र के सभी पहलू सिखाए जाते हैं, जैसे एक्टिंग हो गया, डायरेक्शन, प्ले राइटिंग, सेट डिज़ाइनिंग इत्यादि। थिएटर सिनेमा से बहुत अलग है। सिनेमा में सीन शूटिंग होती है, बाद में इन सीनों को जोड़ के एडिटिंग करके कहानी का रूप दिया जाता है। थिएटर इसके विपरीत है। पूरे नाटक के लाइंस एक्टर को याद करने पड़ते हैं और एक बार नाटक शुरू हुआ तो ख़त्म होने तक एक्टर को अपना हुनर दिखाना पड़ता है स्टेज पे खड़े होकर। सारी लाइनें याद रखनी होती है और आप स्टेज पे लाइव होते हैं और लाइव एक्टिंग से ऑडियंस के हर इमोशन को टटोलना है, झिंझोड़ना है। इन सभी पहलुओं पे बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं एनएसडी के डायरेक्टर चितरंजन त्रिपाठी और एनएसडी के फैकल्टी मेंबर दौलत वैद। चितरंजन खुद एनएसडी के स्टूडेंट रहे हैं और सिनेमा में भी काम कर चुके हैं। इनफैक्ट उन्होंने एक उड़िया फिल्म बनाई है जिसमें स्क्रिप्ट, स्टोरी, डायरेक्शन, एक्टिंग और प्लेबैक सभी कुछ उन्हीं का था। हुआ क्या उस मूवी का? उस मूवी में पैसा खोया और फिर से मतलब हाँ सड़क पे आ गए थे। लोगों से पैसा उधार भी लिया था और अपना जो पैसा था वो भी सब। तो उसमें हमें अवार्ड्स बहुत सारे मिले और बेस्ट फिल्म की अवार्ड मिली, स्टेट अवार्ड हमारे स्टेट में, और काफ़ी सराहा गया बाद में। उड़िया फिल्म लोग कहते हैं कि कल्ट फिल्म है और तकलीफ़ बहुत हुई। और उसमें बेस्ट प्लेबैक भी मुझे मिला था और मैंने बॉम्बे में किसी बहुत बड़े सिंगर से गवाया था। तो उनको मैंने कहा कि सर दोबारा करते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगा। तो मैं नया था, अभी भी मैं नया हूँ, मुझे कौन जानता है। तो मैं अगर कोई नामी सिंगर को बोलूँ तो जाहिर सी बात है उसको। कौन थे सिंगर? कोई थे। तो उन्होंने कहा कि उत्तप्पा हूँ मैं सिक्सर मारता हूँ। तो क्या बात कर रहे हो? मैं कहा सर मैं आपको दूसरा पेमेंट देता हूँ, आप दोबारा गा दीजिए। बोले नहीं गाऊंगा। तो पैसे लेके चले गए। तो मैं जब भुवनेश्वर में शूटिंग कर रहा था तो मुझे बार बार लगे कि ये गाना यार वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता हूँ और मुझे तो कोई जानता नहीं है। मैंने कहा चलो मैं गा लेता हूँ, पैसा मेरा है, लॉस होगा तो मेरा ही है, एटलीस्ट मेरे मन में जो है वही मैं कर लूँ। तो गाना मैं वहाँ पे भुवनेश्वर में एक स्टूडियो में गाया। और मुझे नहीं पता था कि जब 2007 के लिए जब स्टेट अवार्ड 2009 में घोषित किया गया उसमें बेस्ट प्लेबैक भी मुझे मिल गया। तो ये तो प्रभु की कृपा है। और उस फिल्म में नाम थोड़ा हुआ, कुछ फेस्टिवल्स में भी वो फिल्म गई, लेकिन पैसा गया। और ये हुआ कि एक समय पर एडलैब के पास मेरी उस फिल्म की नेगेटिव थी। तो उन्होंने पता किया, क्योंकि माइनस टेम्परेचर में नेगेटिव उन दिनों सेलुलॉइड पे फिल्म होती थी, 2007 मैंने फिल्म बनाई थी। तो उन्होंने बोला कि भाई इसको ले जाओ, पैसे दे दो। मेरे पास पैसे नहीं थे। वो रखने के पैसे लेते थे? हाँ, क्योंकि वो प्रिजर्व द नेगेटिव को प्रिजर्व करने। अभी तो जिनके पास पैसा था सबने उसको क्लाउड में रख दिया होगा, डिजिटाइज करके, डिजिटल था नहीं। तो मैंने कहा सर मेरे पास तो पैसा नहीं है। बोले क्या किया जाए? मैं फेंक दीजिए। कितने पैसे मांगे थे? 4-5 लाख के कुछ था, क्योंकि काफ़ी साल हो गए थे तो मेरे पास पैसे नहीं था। तो मैंने कहा सर फेंक दीजिए नेगेटिव को। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि मैंने कहा भाई इतनी उधारी करके फिल्म बनाई, अब मैं उधारी करके नेगेटिव रखूं, उससे क्या होगा? एंड आई डोंट रिग्रेट। चितरंजन जी, आप 2 साल हो गए एनएसडी के डायरेक्टर के रूप में। क्या चेंजेस आप लेकर आना चाहते हैं और कितनी चेंजेस आ चुके हैं एनएसडी में? चेंजेस तो ये लाना चाह रहे हैं कि अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ड्रामा स्कूल कैसे अपने आप को और ज़्यादा रेलिवेंट बना सके इन टर्म्स ऑफ मेथडोलॉजी, ट्रेनिंग, एंड ऑल्सो वी हैव अ रेपेटरी कंपनी कि कैसे हम और ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। जैसे हम अभी रंग षष्ठी के नाम से
रेपेट्री का 60 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ नेशनल क्लब ड्रामा रेपेट्री कंपनी, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग पूरे भारत में घूमना चाह रहे हैं। भारत के खाली बड़े शहर नहीं, छोटे शहर बल्कि कस्बे में भी जाना चाह रहे हैं, जहाँ पर मैंने अपने रेपेट्री के एक्टर्स को रिक्वेस्ट किया है कि मान लीजिए आपको हम कोई कस्बे में भेज देते हैं, तो वहाँ पे आप एकोमोडेशन ऐसा नहीं है वैसा नहीं, ये सब ना सोचें। आप ये भी ना सोचें कि भाई ऑडी ठीक से नहीं है, हम जिस तरह के लाइट्स के साथ, जिस तरह की फैसिलिटीज़ के साथ प्ले करते हैं वो यहाँ संभव नहीं है। तो हम ज़रूरत पड़े तो चौराहे पे नाटक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और साधारण आदमी जुड़े। और अभी हम एनएसडी की तरफ से जो नई चीज़ कर रहे हैं, जैसे अभी स्ट्रीट अर्चिन्स के साथ हमने वर्कशॉप किया, अभी सीनियर सिटीजन्स के लिए हमने एक मॉड्यूल निकाला है, उनको भी थिएटर, किसी को मन करे वो भी थिएटर सीख पाए, ना कि केवल यंग ग्रेजुएट 20 लोग या 30 लोग सीखें। इतना बड़ा देश है, तो उसमें हम लोग इसको डेमोक्रेटाइज करें। हमने अभी 3 महीने का मॉड्यूल भी शुरू किया है, और अभी मतलब जैसे रेड लाइट एरिया के वर्कर्स के साथ वर्कशॉप और ये सब करके प्रोडक्शन माउंट कर रहे हैं। प्रिजनर्स के साथ, प्रिजनर्स के साथ पहले हुआ है, अभी हम लोग जैसे रेड लाइट के एरिया में जा रहे हैं, स्ट्रीट अर्चिन्स, स्पेशल किड्स उनके साथ, ब्लाइंड्स के साथ, उस तरह से चल रहा है। और इस साल पिछले समर में हमने एक रिकॉर्ड क्या करते करते हो जाता है, तो उसमें ये हुआ कि हमारे सीमित पैसे के बावजूद, और हमने कुछ 50 से अधिक वर्कशॉप एक ही महीने में 50 से अधिक वर्कशॉप बच्चों के साथ किया था। इस बार हम 100 से अधिक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब चल रहा है। तो उसका उद्देश्य क्या है? Purpose is to actually take theatre to every household. But why is that important? Because if you go through the history, cultural history rather, so जब नाट्यशास्त्र लिखा गया था, तो नाट्यशास्त्र लिख के उसको पंचम वेद कहा गया था, उसको वेद के समान एक स्टेटस दिया गया था, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, इंटेलिजेंट थे। उनको था कि समाज को प्रॉपरली अगर हम एक संस्कृति के साथ लेके चलेंगे तो समाज बहुत सुंदर होगा, समाज का स्वरूप बहुत सुंदर होगा, इंसान की इंसानियत और खूबसूरत होगी। इसलिए जैसे आज के ज़माने में नाटक वालों को कोई भी भाषा में लोग परिभाषित करते हैं या उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि हम सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के एक्स्ट्राज हैं। जैसे मैं एक एक्स्ट्रा आपके सामने, आपके समाज का, तो हमारा समाज ऐसे बन गया, ऐसा बन गया। पर उस समय समाज में इसको वेद का कह के, पंचम वेद कह के वो किया गया था, और उसमें जिन लोगों ने उसमें काम किया था उनको एक अच्छा, एक सम्मान के साथ एक अच्छा दर्जा दिया गया था। कारण यही था कि बिना संस्कृति के कोई संस्कार नहीं। तो इस तरह से अगर घर घर थिएटर पहुंचेगा, आज अब वेस्टर्न वर्ल्ड में पढ़ते हैं कि थिएटर जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराता है। वेस्टर्न वर्ल्ड की थियोरी में पढ़ेंगे तो वो कहता है कि स्ट्रेस बस्टर है। वेस्टर्न वर्ल्ड की थियोरी पढ़ेंगे तो कहता है कि थिएटर जो है वो अगर बचपन में थिएटर की ट्रेनिंग मिले तो वो बच्चे का जो क्या कहते हैं डेवलपमेंट होगा, कुछ डिफरेंट होगा। ये सब जब नाट्यशास्त्र में 6000 श्लोक हैं, उसको अगर आप पढ़ें और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो आपको लगता है अरे ये तो मैंने कहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ा था, किसी दूसरे दुकान में पढ़ा था, पर हमारे मकान में ही वो दुकान पहले से है। इसलिए ये कल्चरल अवेकनिंग हो, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड अगर जो कहता है अगर वही सच है, और वही अगर सच है तो उस सच को और ज़्यादा सिद्ध करने के लिए हर घर जब रंगमंच पहुँचेगा, क्योंकि रंगमंच में सब कुछ है, साहित्य है, अभिनय है, मनोरंजन है, सौंदर्य शास्त्र है और मनोरंजन है, सब कुछ है। तो इसलिए वो जहाँ पहुँचेगा तो फिलॉसॉफिकली भी लोगों को एक अलग तरह का संस्कार मिलेगा, उनकी पर्सनालिटी एक अलग तरह की मोड़ में जाके खड़ा होगा। एक ये भी माना जाता है कि मनोरंजन के तौर पे थिएटर को देखा जाता था हमारे कल्चर में कई सालों तक, लेकिन अब मनोरंजन के इतने सारे साधन हो गए हैं, और स्पेशली जो सोशल मीडिया ऑक्यूपाइज द माइंड ऑफ द यंग पीपल continuously. So does theatre still have relevance, and how do we bring that relevance back if it is fading away? We don't need to get it back. It is already there. It is relevant. It has been relevant, and it will always be relevant. Only because आप जीता जागता इंसान को कुछ का कुछ बनते हुए देख पाते हैं। अच्छा खासा वो आदमी आपको थर्ड बेल से पहले मिला होगा, आपने कहा होगा बेस्ट ऑफ लक, कहाँ यार, थैंक यू, या पूरा देखना प्ले ऐसे करके, और सडनली आप उसको देखते हैं वो डाकू बन गया, राक्षस बन गया, बलात्कारी बन गया, राजा बन गया, रंक बन गया। सडनली उसको क्या हुआ?
ये जो जादू जो तुरंत आपके सामने इंस्टेंट फूड जैसे होता है, फास्ट फूड की तरह जो होता है, ये मिस्ट्री लोगों को जब तक भाएगा, नाटक कभी ख़त्म नहीं हो सकता। रंगमंच जो चला आ रहा है हमारे महाभारत के टाइम से, महाभारत में भी उसका जिक्र है, और तो आपको लगता है कि ये आगे कई हज़ारों साल तक चलता रहेगा? बिल्कुल, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो चलेगा, आगे मुझे नहीं पता, पर आगे भी चलेगा, क्योंकि जब सिनेमा आया था तब भी लोगों को ये क्राइसिस थी कि नाटक बंद हो जाएगा, क्योंकि सिनेमा एक अद्भुत टेक्नोलॉजी के साथ खड़ा हो गया था। फिर जब टीवी आया, लोगों को लगा घर घर में एंटरटेनमेंट है, अब लोग कहाँ जाएंगे प्ले देखने के लिए। टीवी के चलते हुए भी ब्रॉडवे, वेस्ट एंड एंड दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, बड़े बड़े शहर में नाटक जिंदा रहा, और ग्रामीण इलाके में मोबाइल थिएटर, यात्रा, ये सब भी जिंदा रहा। और अभी उड़ीसा में, मैं क्योंकि उड़ीसा से हूँ, यात्रा एक बहुत बड़ा पैरेलल इंडस्ट्री है। उसमें यात्रा में लोग 1000 रुपये दे के शो देखने गांव में आते हैं। अच्छा, 1000 रुपये? 1000 रुपये, और एक ही टाइम पे 3-3 हज़ार की कैपेसिटी का जो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट है वो हाउसफुल हो जाता है। और अभी भी हमारा एनएसडी में हम लोग जब भी प्ले करते हैं, आप आश्चर्य होंगे कि ज़्यादातर तो यूथ आती है देखने के लिए, जिसको हम ब्लेम करते हैं कि अरे वो तो सोशल मीडिया में पागल हुआ पड़ा है, रील्स के ज़माने में है, वो फिर भी आता है देखने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि वो जो एक कौतूहल है, ये जो एक क्यूरियोसिटी है, ये जो मिस्ट्री है, ये इसको आप मात देना बड़ा मुश्किल होगा। साल में कितने स्टूडेंट्स लिए जाते हैं? अभी तो सर फिलहाल इस साल से हमने थोड़ा सीट बढ़ाया है, 32 लोगों को ले रहे हैं, जिसमें से फॉरेन नेशनल के लिए 2 सीट्स हैं। तो इस बार आईसीसीआर के तहत बांग्लादेश और नेपाल से स्टूडेंट हैं और बाकी इंडियंस हैं। 32 लोग जो आते हैं एनएसडी में, कई लोग सिनेमा में भी जाना चाहते हैं, सब लोग सक्सेसफुल नहीं होते, सब लोग थिएटर में भी सक्सेसफुल नहीं होते, तो उनका फ्यूचर क्या होता है फिर? सर हमने अभी एक सर्वे किया था, ये बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि आपके ज़रिए सब तक ये खबर पहुंचेगी। हमने एक सर्वे किया था इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो उसमें 95.8% लोग एनएसडी के जितने अभी पास आउट हुए हैं, दे आर ऑल एंगेज्ड एंड दे आर ऑल अर्निंग। लोगों को लगता है कि सब सिनेमा में जाते हैं, सिनेमा में जितने लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम है, और जो एक्चुअली थिएटर कर रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि लोग समाज क्योंकि भूल भुलैया में रहता है, तो समाज फिर उसी को बुलाता है जिसको पर्दे में देख लिया, और जो पर्दे के पीछे हैं, जो पर्दे को उठा के आपके सामने आते हैं, उनको लोग देखना नहीं चाहते, उनके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, तो वो अनजान बन के रहते हैं। तो हमें ऐसा परसेप्शन ऐसा आता है कि अरे वो तो 10 एक्टर तो दिखते हैं बॉम्बे में, बाकी तो एनएसडी के लोग कहाँ गए। सर अपनी अपनी जगह पे जाके रंगमंच करते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। उनमें से कई बड़े नाम हैं, रतन तियाम साहब हो गए जो कि अभी जीवित हैं, फॉर्चुनेटली हमारे साथ हैं, या बीवी कारंत साहब चले गए, या हबीब तनवीर साहब चले गए। ये क्योंकि नेशनल लेवल पे आप लोग उनको जान गए, बट ऐसे रीजनल लेवल पे भी जाएंगे बहुत सारे लोग हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, वहाँ भी बहुत सारे जगह। आपकी परिभाषा हो सकता है अलग हो, या देखने का तरीका अलग हो। आपको ब्रॉडवे पसंद है, जहाँ पे एक नाटक में 500 करोड़ 1000 करोड़ लगता है, यहाँ इन्होंने 10,000 में नाटक किया होगा, आपको खाली खाली दिखेगा, कुछ होगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट लोग अपने जुनून के साथ, एनएसडी ग्रेजुएट्स खास करके, अपने अपने प्रांत में बहुत काम करते हैं। इज इट अ वायबल प्रोफेशन? ऑफ कोर्स, लाइवलीहुड? ऑफ कोर्स। या अगर मैं जुहू में बच्चन साहब के बंगलों के सामने एक बंगला खरीदना चाहता हूँ, मेरी चाहत हो सकती है, पर वो चाहत तक रहे, पागलपन तक ना जाए। अगर वो चाहत पागलपन बन जाए तो ये बिल्कुल वायबल प्रोफेशन नहीं है। अगर वो चाहत तक रहे, देन इट्स अ विशफुल थिंकिंग। वायबल प्रोफेशन का मतलब क्या है कि एक डिग्निफाइड लाइफ, जहाँ पे आप बिना क्राइम किए, बिना किसी का जेब काटे, उल्लू बनाए, आप कमाई करें और अपने परिवारजनों का देखभाल कर पाएँ, और अपने पैशन को फुलफिल करें। यस ऑफ कोर्स, बिकॉज ही इज डूइंग दैट ओनली। सो उस तरह से देखा जाए तो हम सब जीवित हैं सर, आपके सामने बैठे हैं, सब जीवित हैं और चल रहा है, बढ़िया है, और आगे भी चलेगा। बिल्कुल। और जैसे कि मैं बैक स्टेज में हूँ, हम फ्रंट पे है ही नहीं, तो अब ऐसे लोग हजारों हैं जो कोई लाइट करता है, कोई सेट करता है, कोई कॉस्ट्यूम करता है, और कोई ये लोग makeup ज़्यादा करता है। कमाते हैं। ये दिखते कम हैं, ये कमाते ज़्यादा हैं। टेक्नीशियंस, सिनेमा में भी टेक्नीशियंस ज़्यादा कमाते हैं। एनएसडी में जब हमने टिकट की रेट बढ़ाने की बात की, हमारे बीच में हाहाकार मच गया, अरे नहीं टिकट मत बढ़ाओ यार, कोई नहीं आएगा।
मैंने कहा नहीं, टिकट बढ़ाओ, लोग ना आए अच्छा है, क्योंकि मुझे है कि समाज को रिस्पेक्ट देना चाहिए आर्टिस्ट के लिए। हम स्ट्रेस बस्टिंग करते हैं। मैं जो ऑन स्टेज हूँ सर, अगर मान लीजिए मेरे पिताजी सामने बैठे हैं इस तरफ, तो क्या मैं पूरी एक्टिंग पिताजी के लिए करता हूँ? और मान लीजिए मेरा दुश्मन उधर बैठा है, क्या मैं उसको पर्दा कर लेता हूँ? नहीं। ये जो सम्यक रूप में, ये जो बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है रस का, जो रसास्वादन के बारे में भरत मुनि कह गए हैं, इससे बड़ा न्यूट्रल प्रोफेशन तो दुनिया में नहीं है। समाज को आदत पड़ी हुई है ना कि भाई पास देगा तो जाऊंगा, अब बंद कर दो पास, 2 लोग भी आए वही आपके एक्चुअल ऑडियंस है। एनएसडी क्या किसी भी नाटक को पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज कर नहीं पाया अभी तक। इंडस्ट्रियलाइज तभी होगा जब समाज का हर एक व्यक्ति सोचेगा, जैसे वेस्ट एंड ब्रॉडवे में जाके कुछ नहीं पूछता है ना, सीधा जाके टिकट लेता है। यहाँ जब टिकट लेगा, $100 का टिकट हाँ, लेगा वो, और सब अच्छा हो जाएगा। और हम ज़्यादा कमा रहे हैं अभी, एनएसडी रेपेट्री अभी ज़्यादा कमा रहा है पहले से, और ज़्यादा हाउसफुल शोज जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सो ये कहना कि नाटक का कोई बुरा फेज़ है, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। एक ऐसे शख्स की बात करूंगा जो कुछ हफ्ते पहले यहीं पे बैठे हुए थे, मनोज वाजपेयी, जो कि 4 बार रिजेक्ट हो गए थे एनएसडी द्वारा, लेकिन बाद में चल के फिर बहुत सक्सेसफुल एक्टर बने। तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि वो क्यों रिजेक्ट क्यों हुए होंगे? वो दोनों महान हैं, एनएसडी और मनोज वाजपेयी। वो उन्होंने कहा है कि मैं एकलव्य हूँ। वो हाँ बिल्कुल, वो मानते हैं कि वो द्रोणाचार्य मानते हैं। देखिए द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट लिया था, किसी काम का नहीं रखा था ना, फिर कैसे वो तीर चलाएंगे? एनएसडी ने ना अंगूठा काटा। सो कहने का मतलब दोनों महान है। एक और मनोज जी जो हैं एक अग्रज तुल्य हैं ही, और साथ में इतने महान कलाकार हैं और उतने महान इंसान भी हैं। क्योंकि जब हमारा मन खट्टा होता है, कहीं रिजेक्ट होते, रिजेक्शन को पॉजिटिवली लेना और बहुत एक एस्थेटिकली लेना, ये सबके बस की बात नहीं है। तो रिजेक्शन के बावजूद भी, इतने बड़े एक्टर होने के बाद उनके पास ये ऑप्शन था। वो कहते कि हाँ यार एनएसडी मुझे 4 बार रिजेक्ट किया, देखो कितने सारे ग्रेजुएट इनके सब क्या बनते हैं, मैं तो उनसे भी बड़ा बना, बहुत सारे ग्रेजुएट से मैं बड़ा। पर ऐसा नहीं होता है। इंस्टीट्यूट जो है वो इंस्टीट्यूट अलग होता है, इंस्टीट्यूशन का एक गरिमा है और वो है। और मनोज जी भी अपने आप में एक, उनमें भी एक गरिमा है कि उन्होंने कहा कि भाई मेरा नहीं हुआ, बट वो हमेशा एनएसडी को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन एनएसडी हैज़ बीन ऑल थ्रू। उस वजह से नसीर साहब, ओमपुरी साहब, ऐसे सब बहुत अच्छे अच्छे, नवाज, पंकज त्रिपाठी। So was it NSD's loss or Manoj Vajpayee's gain? एनएसडी का लॉस नहीं है, एनएसडी का गेन है कि उनको ना लेके किसी अनजान व्यक्ति को लिया होगा जो कुछ सीख गया होगा। मनोज जी जो आज करोड़ों में कमा रहे हैं, हो सकता है वो व्यक्ति हज़ारों में कमा के जी रहा होगा। वेरी गुड पॉइंट। तो एनएसडी का लॉस कहाँ से है? और मनोज जी का तो लॉस बिल्कुल नहीं है। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। आप बैक स्टेज काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्शन वैल्यूज़ होते हैं विच वी सी मोर इन ब्रॉडवे एंड वेस्ट एंड। डू यू बोथ थिंक दैट मे बी इंडिया शुड ऑल्सो go that way in producing really spectacular shows? Kingdom of Dreams is one example, but can NSD also be part of it, you think? एनएसडी ने अभी अभी, अगर आप हमारा पिछला भारंगम था उसमें समुद्र मंथन नाम से नाटक किया, और वो ब्रॉडवे से कहीं भी कम नहीं है। हमारे घासीराम कोतवाल प्ले को अगर आप देखेंगे तो कई प्ले में हम जानबूझकर चुनते हैं कि इसमें सेट नहीं होगा, लेकिन वो जो एम्प्टी स्पेस है वही बहुत सारी चीज़ें बनाता है। और बहुत सारे प्ले हमारे ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें डालते हैं तो वो इम्पैक्ट नहीं आता है, तो वाइस वर्सा। लेकिन हमारा थिएटर अपने आप में ही इतनी बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा एस्पेक्ट ल्यूटर है उसका, कि वो कमाल की मैजिक क्रिएट करता है, जिस मैजिक की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, बट ये एकदम एक बनना चाहिए क्या, एक ट्रेडिशन बनना चाहिए टू हैव अ ब्रॉडवे काइंड ऑफ लोग कर रहे हैं अभी। जैसे फिरोज अब्बास खान साहब स्पेक्टेकुलर प्ले कर रहे हैं अभी। हमारे राम करके एक प्ले हो रहा है जिसमें आशुतोष राणा जी और राहुल बुच्चर जी हैं, वो भी एक स्पेक्टेकुलर प्ले है। सवाल ये है कि उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो अगर हम आज 10 करोड़ का कोई प्ले करना चाहे एनएसडी, हमारे पास उतना साधन नहीं है, उतना पैसा नहीं है, क्योंकि बेसिकली हम तो एकेडमिक इंस्टीट्यूट हैं, हम कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूट नहीं है। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूट को जिस तरह की फंडिंग होती है उसमें एक्स्ट्रा 10 करोड़ निकालना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? वो जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं वही लोग ही कर पाएंगे, तभी होगा।
और अगर कालिदास साहब को मैं कई बार सोचता हूँ, कालिदास से अगर राजा ये कहते कि भाई तुम्हारे कितने कॉपी बिकते हैं, वो तुम अपना रेलेवेंस दिखाओ तब तो फिर मैं दूसरा कमीशनिंग करूँगा, ऐसा होता नहीं है। आपको ज्ञान के, जैसे इसरो है, इसरो की रिसर्च के लिए अगर हम कहें कि भाई तुम सारे जो मंगल में है पहले तुमको पहुंचना चाहिए था, पहुंचो फिर मैं तुमको पैसे दूंगा रिसर्च करने के लिए, वहाँ दे रहे हैं ना। तो साहित्य और कला में भी बहुत सारा पैसा समाज के लोगों का आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल मानना है, मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म होती है जिसको सिविल सोसाइटी हम कहते हैं, क्योंकि जो कुछ बात का विरोध करते हैं, वाद विवाद करते हैं, जो भी करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविज्म तो बहुत है हमारे देश में, कल्चरल एक्टिविज्म नहीं है। कल्चर के बारे में डिबेट करो, कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको कोई माइलेज नहीं मिलेगा, उसको फोटो नहीं छपेगा। और कल्चर जब मैं कहता हूँ, मैं अंत जन की बात कर रहा हूँ, आम जन की बात करता हूँ, जो सच में आपके कल्चर को सुनता है, देखता है, खाता है, पीता है, उसी से आगे बढ़ता है। मैं मेगा स्टार्स की बात नहीं कर रहा हूँ। Is it also because culture is somehow becoming politicized in India? सर पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, और पॉलिटिक्स क्योंकि समाज का एक अंग है, और किसी भी समय में हम जिए, पॉलिटिक्स समाज का एक अंग है और संस्कृति समाज का एक अंग है। आप ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स अलग चलेगा, संस्कृति अलग चलेगा, हो नहीं सकता। आप कहेंगे इकोनॉमिक्स अलग चलेगा, मेडिकल साइंस अलग चलेगा, नहीं हो सकता। आप आजकल बोल रहे हैं ना कि मेडिकल टूरिज्म हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। तो समग्र रूप में अगर देखेंगे, ये तो अछूताना थे ना, मोजार्ट जब करते थे, वो ऑस्ट्रिया के राजा के वहाँ करते थे, तो वो करते थे, अब वो तो फिर पॉलिटिकल हो गए। सो वो नहीं है। बात ये है कि हमारे यहाँ जो परसेप्शन है उसमें प्रॉब्लम है। अगर हम ज़ीरो की बात करें कि ज़ीरो यहाँ से निकला था, तो क्या आप ये कहेंगे कि हिंदू ज़ीरो है? ये तो कोई बात नहीं हुई। उसको तो आप मान लेते हैं कि हाँ ज़ीरो है। अब जब हम नाट्यशास्त्र की बात करेंगे तो अब बहुत सारे लोग मुंह बनाएंगे, क्योंकि उसको पंचम वेद कहते हैं। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में, अब इवोल्यूशन ऑफ थिएटर पढ़ाते हैं, बहुत सारे देश नाट्यशास्त्र को छूते नहीं है, जबकि सच ये है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज़ द बेस्ट ड्रामा स्कूल इन द एंटायर वर्ल्ड। क्योंकि हम एक्चुअल इवोल्यूशन 3-3,500 साल पहले जो ट्रिटाइज लिखी गई, वहाँ से शुरू करते हैं। ग्रीक भी पढ़ते हैं, मिडिवल पढ़ते हैं, उसके बाद हम कंटेम्प्रेरी थिएटर भी पढ़ते हैं, हम स्टानिस्लॉवस्की भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। हम कुछ छोड़ते नहीं हैं। मतलब ये तो बहुत सारे ड्रामा स्कूल इसको छूते भी नहीं हैं। मेरे देश को भी छोड़ दिए, मेरे देश में भी ऐसा है, पर ये गलत है। अगर हम अपनी संस्कृति को छोड़ देंगे तो हम तो लवारिस, बस पूरा सिविलाइजेशन लवारिस हो जाएगा। यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। यहाँ दुर्भाग्य है कि लोग पॉलिटिक्स करने लगते हैं। यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। जब मैं इंडियन बोलता हूँ तो वहाँ पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। तो इंडियन कल्चर आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ नॉट एंटायरली हिंदू कल्चर, इट इज़ ऑल्सो एन अमेलगमेशन ऑफ क्रिश्चियन कल्चर, मुस्लिम कल्चर, इस्लामिक कल्चर. Is it really the Indian culture is a mix of all this, or is it purely one-sided? सर प्योरली वन साइडेड तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो अभी चाउमीन भी खाता हूँ। तो कल्चर को अगर सोशियोलॉजी में जैसे बहुत सिंपलेस्ट तरीके से बताया जाता है वे ऑफ लाइफ, तो एक मेन स्ट्रीम कल्चर या एक कंटेम्प्रेरी कल्चर होगा, लेकिन एक कल्चर का धरातल होगा। वो धरातल के बारे में जब हम बात करते हैं तो फिर तो आपको सनातन की तरफ पलट के देखना पड़ेगा, उसमें झिझक नहीं होना The चाहिए। fundamental culture is the Hindu culture. इस भूखंड में तो वही है। हाँ। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि जैसे बहुत बार डिबेट में आपने भी सुना होगा, आप सहमत भी होंगे, कि इस धरातल में रहने वाले लोग बड़े ओपन रहे हैं। बिल्कुल। सो वो ओपननेस हमारी ताकत है, ओपननेस रहा है। इसलिए इस देश में जो भी लिखा गया, जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, वो वाद विवाद के बाद लिखे गए हैं। इसलिए कोई एक व्यक्ति को ऋग्वेद का रचयिता के रूप में आप, क्योंकि उसमें बहुत सारे ब्रेन्स लगे हुए हैं, है ना, तभी वो हुआ है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में जो पहला चैप्टर है कि जिसमें दर्शक जो आएगा वो चारों वर्ण को बिल्कुल उसमें प्रेजेंट करेगा, प्रवेश दिया गया। तो इससे बड़ी बात, इससे बड़े उस वक्त में और सर उसमें वो पूछ रहे हैं देवता कि भाई ये जो नाट्यशास्त्र आप लिख रहे हैं,
ब्रह्मा जी से पूछे नाट्यशास्त्र लिखा जा रहा है, ये इनका काम क्या होगा? तो कह रहे हैं कि देव असुर सबके शुभ अशुभ बातों को ये रिफ्लेक्ट करेंगे। और फिर जब नाट्यशास्त्र में पहला नाटक जो नाट्यशास्त्र लिखने के बाद समुद्र मंथन होता है, उसमें राक्षसों को गुस्सा आता है, क्योंकि वो जो मोहिनी रूप में जब अमृत का आवंटन होता है तो वो कहते हैं यार ये तो हमारा मजाक बना रहे हैं कि हम बेवकूफ़ बने थे। वो मारने लगते हैं एक्टर्स को। तब एक्टर्स जाकर ब्रह्मा जी को बोलते हैं ये क्या कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं नाटक आपको आईना दिखाता है, लेकिन आपको टॉलरेंट होना पड़ेगा। आप बताइए, ये समाज, ये संस्कृति, ये अब हमें इंटेलेक्चुअल बताएंगे टॉलरेंट। सो हम अगर पलट के देखेंगे तो बहुत बड़ा कल्चरल अवेकनिंग, एक बहुत बड़ा रियल रेनेसा हो सकता है अगर हम अपनी स्क्रिप्चर को झाड़ फूंक के फिर से पढ़ें और जानने की कोशिश करें। उसमें बिलीवर नॉन बिलीवर की बात नहीं है, बात यह है कि जो लिखी गई है उस फिलोसफी के निचोड़ की बात है। तो वो अगर क्या, जैसे मान लीजिए अर्जुन जो है वो जाके स्वयंवर सभा में मछली की आंख को, जो भी राजकुमार वो शरबिद्ध कर पाएगा उसी को द्रौपदी मिलेगी। अब वो मछली जो है वो टंगी हुई है और वो घूम रही है, और उस मछली की आंख, और उसको आप रिफ्लेक्शन में देखेंगे और मारेंगे। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में कुछ भी करना है तो आपको बहुत फोकस्ड होना पड़ेगा। इतना सीख लो भाई, यही बड़ी बात। अब इसमें हाँ, अब इसको अंग्रेजी में लिख के आएगा तो आप किसी फिलोसोफर का नाम ले लेंगे बड़ी खुशी से, लेकिन इसको कहें नहीं यार ये तो सब बेकार की बात है, नहीं हो सकता। एक और अद्भुत बात जो मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण जब महाभारत युद्ध में स्वयं अर्जुन के सारथी हैं, वो इतना कुछ तो क्यों करने देते अर्जुन को अपना पुत्र को खोना पड़ा, तो वो तो मतलब कोई जादू कर देते सब हो जाता। कहने का अर्थ ये है, भले ही आप भगवान में विश्वास करते हैं, भले ही भगवान आपके घर में ही बैठा है, लेकिन आपके कर्म आप ही को भुगतना होगा। आपको एक कार्मिक जीवन जीना पड़ेगा। सो उसमें उत्थान पतन होगा, उतार चढ़ाव होगा, सब कुछ होगा। इसलिए राम जी को भी वनवास में जाना पड़ा, नहीं तो अपने पापा को यही कहते, पिताजी को, पिताजी आपने क्या कहा, फिर आंखों में देख लेते, जादू कर देते, पिताजी कहते नहीं तुम नहीं जाओगे। ऐसा नहीं किया गया, वो किया गया जो जर्नी है, यानी कि जीवन एक जर्नी है, उसमें उठा पटक सब होगा। हम खाली दूध मलाई चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, तो वो मेरे हिसाब से खांटी इंसान अगर कोई होगा, वो ये नहीं सोचेगा, चाहे वो किसी भी धर्म में बिलीव करे, वो ये नहीं कहेगा भगवान खाली मुझे दूध मलाई देता रहे। जो खांटी इंसान होगा यही सोचेगा, यही पढ़ के जानेगा। और खांटी हिंदू भी जो होगा वो भी यही कहेगा कि जब मेरे प्रभु ने मुझे ये संकेत दिया है। जब हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, मेन काउंसलर के पास जाते हैं, वो क्या काउंसलिंग, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़, यानी कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो अब वो बोल दो तो लगता है आजकल नया शुरू, इट्स हिज कर्मा, इट्स वेरी कार्मिक, इट्स माय कार्मिक कनेक्शन। ठीक है भैया, आप कहीं ना कहीं पीछे ही जाके उसको कंफर्म कर रहे हैं, तो खुल के करिए ना, क्या प्रॉब्लम है? If I understood you correctly, what you're saying is that Hindu mythology, the Hindu culture is so full of wisdom and so full of parables that we need not take it literally. हर चीज़ लिटरल लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो मीनिंग है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। That should be the foundation of जी, निचोड़ वही है। मतलब कोई भी, जैसे कोई मान लीजिए कोई अच्छी कहानी आप पढ़ लेते हैं, वो आपके जीवन में तो वो नहीं हुआ है, लेकिन कई बार आप रो पड़ते हैं, कई बार आपको गुदगुदाता है, कई बार कोई आपको रिलेट करने वाला भी ना हो तो भी आप उसके साथ चलते। क्यों? क्योंकि आपके अवचेतन मानस में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो गैलेक्सी की तरह है, आपको नहीं पता, साइंस को भी नहीं पता, वो अपना काम कर रहा है, वो पकड़ लेता है चीज़ों को। आपके हर एक नाट्य मंडप हर एक मंदिर में होता था। क्यों होता था भाई? नाट्य मंडप हर एक मंदिर में, नाटक का क्या काम है मंदिर के अंदर? क्योंकि कल्चर का एक बहुत इंटीग्रल हिस्सा है। शाम को जब आप थके मांदे आते हैं, आपकी एक स्पिरिचुअल सेशन होता है, उसके बाद आप कुछ मनोरंजन देखते हैं, आप पागल नहीं होते हैं। अब आपके नाट्य मंडप है कहाँ? अगर नाट्य मंडप आप बनाना भी चाहेंगे तो भी उसमें पता नहीं कितनी वाद विवाद सब शुरू हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब हमारे इतिहास में बहुत अच्छी चीज़ें हुई है, उसको अगर हम थोड़ा सा अवलोकन करें, थोड़ा पढ़ें, जानें और थोड़ा डिटैच्ड होकर उसको सीखें,
बहुत मज़ा आएगा। अभी मनोज बाजपेयी का जिक्र हुआ, एक सवाल उनके बारे में, अगर वो चाहें तो आप उनको इनवाइट करना चाहेंगे एनएसडी में, या लेक्चर दें, या कोई वो आते रहे ड्रामा भी कर लें? आते रहे हैं, उनको बुलाता जाता है, वो आते रहे हैं। उनकी व्यस्तता के बीच में जब अभी भी हमने कांटेक्ट किया था पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को, मास्टर क्लास लेने के लिए, तो व्यस्तताएं हैं, पर वो आते रहे हैं और वो बहुत खुशी खुशी आते हैं, बहुत पैशन के साथ आते हैं। वो थिएटर कर सकते हैं क्या? उनका मन है, वो थिएटर करेंगे आप कि नहीं करवाना करेंगे। चाहेंगे उनसे? कौन नहीं करवाना चाहेगा? इतना एक ब्रिलियंट एक्टर जैसे अल पैचिनो बीच बीच में जाके ब्रॉडवे में प्ले करते हैं। अगर मनोज साहब करना चाहेंगे तो एनएसडी तो सर आंखों पे रखेगा, क्यों नहीं करेंगे? मतलब मैं तो एज अ डायरेक्टर मैं तो जाके उनके घर पे लंब खम्ब होकर गिर जाऊंगा कि सर आइए प्ले करते हैं। इस तरह के एक्टर्स हैं, वो अगर आएंगे वो थिएटर की सेवा हो जाएगी। मतलब पुनः शायद बहुत सारे लोग फिर से जुड़ जाएंगे, नए लोग जुड़ जाएंगे। तो मनोज जी अगर करना चाहें तो बहुत अच्छा है। मनोज जी के अलावा कोई और भी जो एक्टर्स हैं? वही जैसे आशुतोष राणा जी अभी कर रहे हैं, राजपाल यादव तो करते हैं, और आशुतोष राणा जी अभी कर रहे हैं हमारे राम। मतलब मैंने ऐसे सुना कि उनका एक एक हाउस 40-40 लाख में बिकता है, ऐसा मुझे किसने बोला, मुझे पता नहीं है, बट 40 लाख ना सही 20 लाख में भी अगर एक नाटक बिकता है, नॉट बैड। मतलब नाटक के लिए, नाटक प्रेमियों के लिए और जो प्रैक्टिशनर्स हैं सबके लिए बहुत। जब ये बात चल रही है तो मैं बता रहा हूँ, सौरभ शुक्ला जी बहुत थिएटर कर रहे हैं, नसीर साहब बहुत थिएटर कर रहे हैं, वो तो राजपाल यादव कर रहे हैं, अभी सीमा विश्वास के साथ मैंने खुद डायरेक्ट किया है, उत्तरा बावरकर जी थी उन्होंने किया, राम गोपाल बजाज जी कभी कभी कर लेते हैं, पंकज कपूर जी कर रहे हैं, रत्ना जी करती हैं, के रैना जी कर रहे हैं, हिमानी शिवपुरी करती हैं, तो बहुत लोग हैं, अनुपम खेर जी करते हैं। इनके अलावा जो अलग जो नाम हैं, जो बहुत प्रचलित नाम है, फेमस प्लेयर्स हैं, एक्टर्स हैं, शाहरुख खान हो गए, आमिर खान हो गए, सलमान खान हो गए, या और भी। शाहरुख खान साहब ने अच्छा खासा थिएटर किया है बैरी जॉन साहब के साथ किया है, तो मैं तो उनको नाटक वाला मानता हूँ। ठीक है। और हमारा सौभाग्य होगा अगर हम कभी उनको एज अ गेस्ट एनएसडी बुला पाए, उनकी व्यस्तताएं हैं। मैं उनको नाटक वाला मानता हूँ पहले, बाद में वो सुपरस्टार हैं, नाटक वाला। और मुझे ये खुशी होती है कि एक नाटक वाला इतना बड़ा एक्टर बना, सुपरस्टार बना। और मैं ये सोचता हूँ कि जैसे एक साधारण परिवार से साधारण व्यक्ति और साधारण तरीके से काम कर गया, उसमें मैं खुद को भी देखता हूँ। मुझे लगता है अरे क्या बात है, ये तो मैं हूँ, भले ही मैं नहीं हूँ, पैसा तो उनका है, मेरे पास थोड़ी है जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो मैं हूँ, क्योंकि वो तो नाटक वालों में से मैं उनको गिनता हूँ। चित्ररंजन जी, आपने सिनेमा भी किया है, थिएटर भी किया है, विच इज़ मोर डिफिकल्ट? सर एवरीथिंग इज एवरी मीडियम इज डिफिकल्ट टिल द टाइम आई फील दैट आई डोंट नो हाउ टू डू इट। एंड मेरे जीवन में अभी तक, जैसे मैंने कहा, एक नाटक 26 साल चल गया, 50 से अधिक नाटक मैंने डायरेक्ट किया, लेकिन अब भी कोई नई स्क्रिप्ट लेता हूँ तो मुझे लगता है पता नहीं मैं कैसे करूँगा। और फिल्मों में भी अगर 2 लाइन का डायलॉग भी होता है तो लगता है यार ये ठीक से होगा कि नहीं, पता नहीं। मैंने 700 से अधिक गाने कंपोज किए हैं, खास करके थिएटर के लिए, मेरे अपने फिल्मों के लिए भी किया है जिनको मैंने डायरेक्ट किया है। तो उसमें भी आज भी मुझे 4 लाइन कोई देगा कि तुम कंपोज कर दो, पहले तो होता है कि ये कैसे होगा, मुझे नहीं पता कैसे होगा। तो मेरे लिए तो दोनों मीडियम हमेशा से डिफ़िकल्ट रहा, आगे भी रहेगा। मैं 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद छोड़ देता हूँ। मैं ऑनश्योर रहना चाहता हूँ कैमरा के सामने, दैट आई डोंट नो द लाइन्स प्रॉपरली। मैं रिएक्ट करना चाहता हूँ, पूछ रहे हैं मैं जवाब दूंगा, या मैं जवाब दूंगा तो उसका वो रिएक्ट करेंगे, और ये जोन है, इसमें मुझे बोलना है। वो आ जाता है, लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट कि मुझे पहले से लाइन्स पता है, फिर तो मैं जो बोलूँगा वो तो स्क्रिप्टेड लगेगी, मैकेनिकल लगेगा। तो वो डर की वजह से, वो डर मैं जीना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके सामने मैं बैठा हूँ, मैं भी डरा हुआ हूँ। सर मैं डरा हुआ हूँ, मैं तो I was so nervous talking to you। नहीं सर, मैं डरा हुआ हूँ, कैमरा देख के डर लगता है। नहीं सर, आप क्या पूछेंगे, हम जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उसी में एक्चुअली मज़ा आता है। क्योंकि कुछ भी जो मैं यहाँ कह रहा हूँ मैं घर से सोच के नहीं आया था, क्योंकि मुझे पता नहीं आप क्या पूछेंगे। तो एक बात बताइए, ये सिनेमा में तो आपके डायलॉग्स हैं, चाहे आप इम्प्रॉम्प्टू बोलें या रट के आएँ और उसको बोल दिया, वो एक बार रिकॉर्ड हो गया, ख़त्म। आप 4 टेक लिए, 10 टेक लिए, ख़त्म हो गया। थिएटर में डे इन एंड डे आउट, एवरी डे फॉर मंथ्स टुगेदर यू हैव टू परफॉर्म द सेम थिंग। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? हाउ डज दैट वर्क फॉर एन एक्टर? Can you bring the same energy every time? Difficult, but internally it is difficult, but externally it is not difficult. इसलिए हम जब ड्रामा स्कूल में आते हैं, मैं लोगों को बोलता हूँ
कि ख़ास करके एक्टर बनने जब हम आते हैं तो हमें ये डिस्कवर करना पड़ेगा 3 तरह के एक्टर्स होते हैं। एक इमोशनल एक्टर होता है, एक मैकेनिकल एक्टर होता है, एक बैलेंस्ड एक्टर होता है। स्कूल का काम है, एनी थिएटर इंस्टीट्यूट, तो उसका काम है कि बैलेंस्ड एक्टर, यानी कि कोई व्यक्ति इमोशनली बहुत शायद थोड़ा बहुत एनरिच्ड होगा, लेकिन इमोशन तो क्लाउड की तरह है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। तो आज तो आप रो पड़े फूट फूट के, अगले दिन आप पंपिंग कर रहे रोने के लिए, हो नहीं रहा है। मैकेनिकल एक्टर वो हर दिन कुछ ना कुछ कर जाएगा, उसको पता है कि अच्छा रोना है पापा, ऐसे करके कुछ बोल देगा वो, बट वो अंदर से कहीं ना कहीं फेक है। तो इमोशन मेरे पास, अगर इमोशनल एरिया में मैं वीक हूँ, मेरे को उस एरिया में काम करना चाहिए। अगर मैं मैकेनिकली जब हम कहते हैं कम्प्लीटली एक्सटर्नल है, इमोशनल में इंटरनल। सो इंटरनली डिफिकल्ट होता है, आपको डाउट होता है कि कल तो अच्छा हुआ, आज होगा क्या। कई बार आपको लगता है कि आज मेरी एनर्जी थोड़ा डाउन है, पर जो न्यूट्रली देख रहा होगा वो उल्टा कहता है कि कल से आज अच्छा था। यू डोंट नो क्यों। और जब तक ये मिस्ट्री जिंदा है तब तक थिएटर जिंदा है, तब तक आर्ट जिंदा है, तब तक इंसान जिंदा है। आपने अभी कहा कि आपको कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा, आप नर्वस हैं इसी चक्कर में। एक मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो आपको डेफिनेटली नर्वस करने वाला है। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ शाहरुख खान एज एन एक्टर? ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। ही हिमसेल्फ सेज दैट ही इज अ हैम। नो हैम और चिकन, वो जो भी वो सब अलग बातें हैं, वो सब अति इंटेलेक्चुअल बातें हैं। मैं ये कह रहा, मैं इसलिए ब्रिलियंट एक्टर बोल रहा हूँ सर, कि जो एक स्टाइल में अगर वो बंधे हैं, या जो जिस स्टाइल में, क्योंकि बहुत सारे बड़े एक्टर विश्व के, खाली बॉलीवुड के नहीं, विश्व के बड़े एक्टर्स हैं, जो उनको देखोगे तो मैं नाम लूँगा तो लोग मुझे कहेंगे कि क्या बोल रहा है। तो आप इसको देखिएगा, हॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स हैं, उनकी भी एक स्टाइल है, हाँ, स्टाइल है। बिल्कुल। जो स्टाइल इन्होंने इजाद किया अपने लिए, वो नया था और वो अनोखा था, वो अपने आप में स्वतंत्र था, वो उनका स्टाइल था, और करोड़ों लोगों ने एक्सेप्ट किया। मैं कौन होता हूँ सर्टिफाई करने वाला कि भाई लोगों के लिए हम करते हैं। जब लोगों ने एक्सेप्ट किया, दैट इज़ वन। एंड सेकेंडली द काइंड ऑफ गट्स he has shown and he has, commendable। मतलब एक उस तरह के, जब साधारण इंसान और साधारण परिवार से हम आते हैं और ये इस तरह के भूल भुलैया में जाके खड़े होते हैं, वहाँ पे अपने ऊपर विश्वास रखना। हम तो एक्टिंग में यही कहते हैं कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट, देन यू हैव टू बिलीव इन द कैरेक्टर दैट यू आर प्लेइंग। वो जो बिलीफ, वो जो इतना स्ट्रांग है वो बिलीव उनका, तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। एंड फॉर एन एक्टर टू क्रिटिसाइज हिमसेल्फ, दैट इज़ हिज डेमोक्रेटिक राइट। एंड ऑल्सो जब हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं फॉर आवर ओन बेनिफिट, हम बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में कहते हैं। अब उन्होंने क्या कहा अपने बारे में उनका है, पर मुझे लगता है इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। श्योर। यू हैव एक्टेड अलॉन्ग विद इरफान इन तलवार, सो वो एक्सपीरियंस बताइए, उस कैसा था वो? ही यूज्ड टू बी वेरी क्वाइट, और मैं कभी उनके साथ इंटरेक्ट करने में मैं हिचकिचाता रहा, घबराता रहा कि भाई एक इतने बड़े एक्टर हैं, वहाँ जाके नमस्ते कर लेता था, इरफान भाई नमस्ते, फिर मैं साइड हो जाता था। बाकी लोग जाते थे, कुछ कुछ बात करते थे, करने की कोशिश करते, मुझे लगता था मैं क्या जाके बोर करूँ, क्योंकि हो सकता है वो उस किरदार के बारे में सोच रहे होंगे, हो सकता है कुछ सोच रहे होंगे, हम पहुँच जाएँ, हेलो इरफान भाई आप कैसे हैं, अरे आप तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, अरे उनको पता होगा वो अच्छे एक्टर हैं, अब हम नया क्या बोल देंगे, या फिर पूछेंगे आपके टाइम पे स्टूडेंट लाइफ कैसा था, और मैं कोई नया क्वेश्चन तो कर नहीं रहा हूँ। तो मैं सोचता रहा कि भाई क्या बात करें, ठीक है। अब उनके साथ खड़े होते थे पीछे, तलवार में मैं पीछे ही खड़ा रहा, तो लाइंस वाइंस थोड़े बहुत कुछ थे, पर वो फिर कट कुट गया, क्योंकि वो शायद जो भी था कि ये लाइन क्यों बोलना चाहिए इस एक्टर को, मतलब इस किरदार को, क्योंकि ऑलरेडी तो हो रहा है। सो 2-4 लाइन थे वो भी कट गए थे, तो पीछे खड़े रहे। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं जाहिर किया कि भाई मैं तो, बाय दैट टाइम ही वाज अ बिग स्टार, ऐसा कभी नहीं। बहुत सहज थे और बहुत क्वाइट थे, अपने काम पे बहुत फोकस्ड थे। और उसमें एक छोटा सा सीक्वेंस है जिसमें मैं वो बिस्तर पे खड़े होकर कुछ गाता हूँ, गाना, एक उड़िया गाना गाता हूँ। मुझे एक्चुअली कास्ट किया गया था सोच के कि चित्रंजन है तो बंगाली होगा, सो आई वॉज आस्क्ड टू सिंग अ बंगाली सॉन्ग। मैंने कहा बंगाली गाना मैं कैसे गाऊँगा, क्योंकि पता लग जाएगा। तो मुझे मेघना जी जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि आप, मैंने कहा मैं उड़िया हूँ, अच्छा तो फिर क्या होगा। तो मैंने कोई एक फेमस हमारे कंपोज़र थे अक्षय मोहंती, उनका फेमस सॉन्ग था, बचपन में सुना था, मैंने कहा ये इस तरह से कुछ। बोले कैसे करोगे, मैंने थोड़ा किया, एंड वही है कि उनको बड़ा अच्छा लग गया। तो उन्होंने इरफान भाई को बुलाया
कि भाई ये सब देखो देखो। तो इरफान भाई ने कहा कि करो। अब मैं डर गया भाई, एक तो डायरेक्टर के सामने डरा हुआ, ऊपर से इतने महान एक्टर, वर्ल्ड क्लास एक्टर। अब मैं कुछ किया तो उन्होंने कहा कि इसको जल्दी करो, इसको रिहर्स मत कराओ, बेकार हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे ऐसे गले लगा लिया कि यार बहुत बहुत हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छा। अब गले लगा लिया तो मैं और डर गया, क्योंकि एक्टर को बहुत अच्छे कहो ना, वो अंडरलाइन हो जाता है कि अच्छा यहाँ मैंने अच्छा किया, वो ख़राब होगा। मैंने कहा यार क्यों बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कैसे होगा पता नहीं। और वो सब हुआ। और जब वो गुजर गए तब कोविड चल रहा था, मैं सुना तो मैं रोने लगा, आंखों में पानी आ गए। तो मेरी वाइफ ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मैं उस इंसान से बात करता यार, मैं क्यों नहीं बात किया। अब तो वो इंसान रहा नहीं। अब मैंने नहीं सोचा था कि इतने जल्दी, मुझे लगा कभी ना कभी तो मिलूँगा और 2-4 बातें तो कभी ना कभी कर भी लूँगा, क्यों मेरे पास कुछ कहने के लिए था नहीं। एक बहुत बड़ी जो क्वालिटी है इनकी, गायन। तो मैं चाहूंगा कि नहीं, मैं तुमको पूछने वाला था कि वो उड़िया गाना बहुत जरूरी है, गाना जरूरी है, वाला। इसलिए क्या अच्छा, वो गाना था? तलवार वाला गाना। तलवार वाला। तलवार वाला भी, या दूसरा जो भी आप चाहें अपने मन का। हाँ, मतलब तलवार वाला तो एक उड़िया सॉन्ग है। अक्षय मोहंती हमारे बहुत पायनियरिंग वर्क किया था उन्होंने, अब तो रहे नहीं दुनिया में। तो उनका ये एक था, अरे दनेई दास कहे रे भाई, दनेई दास कहे रे भाई, कथाटी बड़ सचा, तो नानी कि तू पचारि कह काहार के चमचा, तो नानी कि तू पचारि कह काहार के चमचा। अरे बाबूंकर अछि मोटर गाड़ी, चाकर बाकर धाड़ी की धाड़ी, हेले गोटिए चीज अभाव जाहा, अरे गोटिए चीज अभाव जाहा, पड़िछि आजे खोजा, तो नानी की तू पचारि कह काहार के चमचा। ऐसे कुछ गाना था। तो वो मैंने उसमें चिल्ला के गाया। वो सिचुएशन ऐसा था कि एसी चले और एक व्यक्ति चिल्ला के गाए, तो वो आवाज़ बाहर तक जा। आरुषि तलवार की कहानी से वो इंस्पायर्ड था, जो बच्ची की जो मर्डर हुई थी। तो वो सब कुछ था ऐसा। तो उसमें बहुत चिल्ला के कुछ कुछ करना था। तो वो मैंने किया था। एक खुद का कोई कंपोजिशन किया हुआ नाटक में गाना, जो भी बहुत अच्छा लगेगा। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी साहब की एक मेरी 51 कविताएं करके एक कविता की संकलन आई थी। उसमें मौत से ठन गई एक कविता है। मैं 97 में एक प्ले मैंने खुद ही लिखा था, जिसको देखने के बाद बजाज सर ने कहा तुम नाटक करो रेपेटी के साथ। गुन्नोबाई नाम से एक नाटक किया था। तो फिक्की में वाजपेयी साहब आए थे, तो नरसिम्हा राव साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको वो किया। तो नेक्स्ट डे श्री राम के बुक शॉप में वो आ गया था। तो उसमें से एक गाना मैंने उस प्ले में इस्तेमाल किया था, ये मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट के आऊंगा कुछ से क्यों डरूं, तू दबे पाँव चोरी छिपे से ना सामने वार कर, दबे पाँव चोरी छिपे से ना सामने वार कर, मौत से बेखबर जिंदगी का सफ़र, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं, जूझने का मेरा कोई इरादा न था। ऐसा कुछ था। थैंक यू, ब्रिलियंट। थैंक यू। क्या बात। मैंने 5 फिल्में बनाई हैं। तो 2 उड़ीसा में बनाई थी, एक फिल्म वो थी, दूसरी प्रसाद के पास थी, मुख्यमंत्री जो उसके, वो नेगेटिव भी गए। दोनों फिल्म के नेगेटिव नहीं है मेरे पास। तीसरी बनाई थी तेरा मेरा टेढ़ा मेढ़ा, जो जियो में है। तो वो तब तक डिजिटल फिल्म आ गई थी, तो जियो पे है, तो वो थोड़ा बहुत अमर है। और ये दोनों फिल्म तो गई, वो यूट्यूब पे है और उस तरह से जो डिजिटल वर्ल्ड में है, बट ऐसा कुछ है। सीक्रेट गेम्स में भी आपने काम किया जी। एक फेमस डायलॉग है जो सीक्रेट गेम्स को डिफाइन करता है, सब मर जाएंगे बस त्रिवेदी बचेगा। जी जी जी, ऐसा कुछ उन्होंने। सर जैसे मैंने कहा, इजी तो कुछ भी नहीं, डर तो लगता है। और मतलब दोनों बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर्स, अनुराग कश्यप और मोटवानी,
और सामने बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स थे, नवाज सिद्दीकी। तो मतलब माहौल बहुत अच्छा था। मतलब मैं वैनिटी में या कहीं जाता नहीं था, मैं अच्छे एक्टर्स को बैठ के देखता था कि क्या कर रहा है। मैं पर्दे पे नहीं देखता था, मतलब मॉनिटर पे वो एक्चुअली क्या कर रहा है वो देखता था। जब आप मेन लीड नहीं करते हैं तो आपको कोई स्क्रिप्ट पहले मिलता नहीं है, तो ये नॉर्म है हमारे बॉलीवुड का। तो उसी टाइम कुछ दे देते थे, उसी दिन दे देते थे, कई बार 5 मिनट पहले देते 5 मिनट पहले दे देते थे, पढ़ लेते थे, पढ़ के हमें जो समझ में आता था जाते थे। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं पता आपको, कुछ नहीं पता। कुछ नहीं, कुछ डेली सोप की तरह ये जो OTT है बहुत फैला हुआ होता है। सो कॉन्टेक्स्ट पता करना बड़ा मुश्किल है अनलेस कोई आपको आके स्पेशली बता दे। तो मैंने कहा भाई कुछ पता ही नहीं है, देखें। बट मिस्टर अनुराग कश्यप एक ऐसे डायरेक्टर हैं, वो असिस्टेंट को भेजते नहीं, वो खुद ही आके आपको एक्सप्लेन करते हैं। वो पूरा बैंग ऑन, मतलब अगर आप सच में सुनते हैं, मैं कई बार एक्टर्स को बोलता हूँ कि आपको वहाँ सुनना चाहिए डायरेक्टर को, घर से एक्टिंग लेके मत जाओ कि वो क्या दुनिया क्रिएट कर रहा है। उसको जब आप अच्छे से सुनते हैं, आप वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर तो जो होगा वो तो कुदरत कराएगा। तो उस तरह से हो रहा था। तो फिर किया उसको, और फिर बाद में ये जो एक मीम बने, तो मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया में, तो मुझे पता नहीं था। तो एक उनमें से उनके कोई असिस्टेंट ने मुझे फ़ोन किया, सर। मैंने कहा आप तो छा गए। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया भाई, कि मैं कहाँ छा गया भाई। कह रहे वो रिलीज़ हो गया, आपने देखा? मैंने कहा नहीं, मैं देखूंगा पूरी रात, एक बार नॉन स्टॉप देखना चाहता हूँ, एक दिन निकालूंगा टाइम। सर वो नहीं, मीम देखा। मैंने कहा मीम मेरे बारे में क्यों आएगा? उसने मुझे भेजा। तो मैंने देखा कि अच्छा ये सब चल रहा है कि सब मर जाएगा, त्रिवेदी बच जाएगा, ऐसा कुछ चल रहा है। आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ा था कि जो जिस तरह के डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस तरह के एक्टर्स के साथ आप काम कर रहे हैं, जिस तरह के माहौल में आप खड़े हैं, वो बड़ा अद्भुत था, बहुत अच्छा था, मज़ा बहुत आया। बाकी तो सफ़र है हिंदी वाला। और सर आपके माध्यम से पूरी दुनिया को कहना चाह रहा हूँ, जो मैं जिक्र कर रहा था कि भारत रंग महोत्सव आज के डेट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है। इसको हर एक भारतीय को इस पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि लोगों तक बात पहुंचती नहीं है। और हम तो एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, हमारे पास उतना पैसे नहीं कि हम उसके ऊपर एक स्पेशल कोई प्रोग्राम और कर उसमें पाएं। सिर्फ NSD के लोगों के प्ले नहीं है, थ्रू आउट इंडिया जो भी लोग थिएटर कर रहे हैं, और कोई जॉनर या कोई, मतलब उसमें इस बार हम लोग ट्रांसजेंडर के भी प्ले है, इसमें रेड लाइट वॉकर्स के भी प्ले है, इसमें सीनियर सिटीजन्स भी हैं, इसमें बच्चों का भी प्ले है, इसमें रियलिस्टिक प्ले है, इसमें म्यूजिकल प्ले है, इसमें फिजिकल प्ले है, इसमें नॉन वर्बल प्ले है, इसमें ट्राइबल प्ले है, इसमें फोक प्ले है, इसमें क्लासिकल प्ले। इस तरह का एक बोके है। पहली बार हम विदेश में इस बार, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल वर्ल्ड का नहीं है जो मल्टी सिटी वेन्यू करे। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो एक साथ हम 10-15 शहर में करते हैं। और पहली बार हम अभी कोलंबो और काठमांडू में एक इंटरनेशनल सैटेलाइट करके वो भी साइमल्टेनियसली इस बार कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर से हम लोग मतलब सोच ये है कि एटलीस्ट कोई एक कॉन्टिनेंट में इंडियन फेस्टिवल का एक हम शोकेसिंग एशिया के करें। बाहर भी हम पहुंचेंगे। 28 जनवरी से 16 फरवरी तक हम भारत रंग महोत्सव इस बार कर रहे हैं। दिस इज़ द 25 years of completion एक्चुअली भारत रंग महोत्सव का। और इसमें इस बार भी 200 के आसपास नाटक, 200 से थोड़ा ज़्यादा नाटक है। और विदेशों से 10 नाटक है, जर्मनी से है, नॉर्वे से है, दिल्ली और बाकी 10 शहर में हो रहा है, काठमांडू में भी हो रहा है, कोलंबो में भी हो रहा है। तो ये नाटक है। तो आपके माध्यम से आपसे जुड़े हुए जितने लाखों दर्शक हैं उन सबको मतलब मैं न्योता दे रहा हूँ कि आएँ और इसमें शामिल होएं और हमारे देश का ये इकलौता इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल को खूब बड़ा करें। और ये लोगों को, बाकी पार्ट में जो लोग हैं जो बहुत आसानी से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, वो एक्सेप्ट करें दैट एक्चुअली इन फैक्ट दिस इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल। और आपको भी मैं आमंत्रित करता हूँ, आप अपनी टीम, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए, खूब आनंद लेना। थैंक यू वेरी मच चित्रंजन जी। जूझने का मेरा कोई इरादा न था।